हम देखेंगे ये अगस्त 2023 का क्वेश्चन है और इसमें हम सेप्टिक शॉक को देखेंगे। सेप्टिक शॉक के बारे में देखेंगे। हमारे ये नर्सिंग मैनेजमेंट भी छूटा हुआ है, उसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सेप्टिक शॉक पहले देखते हैं। सेप्टिक शॉक जो है वो पहली बात तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से। सेप्टिक शॉक इज अ क्रिटिकल कंडीशन कॉज्ड बाय द सिस्टमैटिक infection lead to extensive release of chemical mediator and endotoxin resulting in blood vessel dilation and fluid loss into the intestinal space। इसमें ये जो सेप्टिक शॉक है वो बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन होता है जो कॉज होता है एक सिस्टमिक मतलब इन्फेक्शन की वजह से, जो कि मेनली लीड करता है एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंसिव रिलीज करने में केमिकल मेडिएटर्स का और टॉक्सिसिटी में मतलब सेल के अंदर टॉक्सिन्स को रिलीज करने में, जो कि रिजल्ट शो करते हैं ब्लड वेसल डायलेशन में और फ्लूइड लॉस में इंटेस्टाइनल स्पेस के अंदर। ठीक है, अगर इसके हम लोग एथियोलॉजी की बात करें तो इन्फेक्शन हमारा फर्स्ट है, जिसमें हमारा एब्डोमिनल और डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इन्फेक्शन हमारा मतलब कैसे इन्फेक्शन से होगा, तो एब्डोमिनल इन्फेक्शन से होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई कारण से होगा, या फिर निमोनिया से हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक से हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हो सकता है। इन सभी में इन्फेक्शन होने की वजह से सेप्टिक शॉक हो सकता है। इम्यूनो सप्रेशन से पेशेंट्स, इसमें जो है हाई रिस्क होता है जिस पेशेंट के इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन लोगों में होने में। वल्नरेबल पॉपुलेशन मतलब जो भी हमारे कम एज वाले जो भी मतलब जो बच्चे होते हैं या फिर बच्चे होते हैं और बड़े होते हैं ज़्यादा एज वाले 40 से 60 तक, तो उन लोग को ये होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में हमारा पुअर न्यूट्रिशन से हो सकता है, फिजिकल इंजरी से हो सकता है जिसमें वुंड भी आ सकता है, बर्निंग आ सकता है, या फिर कुछ भी इरिटेशन से हो सकता है, और अगर और देखें तो एनीमिया से हो सकता है। और ये मेजरली मेजर सर्जरी से हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन तक सफ़र करना हो। ये वाला हम लोग का छूट गया। क्रोनिक इलनेस से हो सकता है, या फिर माल न्यूट्रिशमेंट से हो सकता है, नरिशमेंट से हो सकता है। तो ये सब हमारा मतलब कॉज होता है। और मेनली इसमें जो है ये होने से ऑर्गन्स जो है डिसफंक्शन होने लगता है और अलग अलग मतलब ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं अलग तरीके से। तो अब हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल का पैथोफिजियोलॉजी जो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स पहले शो करता है, जो कि प्रोड्यूस्ड हाइपर मेटाबॉलिक इफेक्ट। इसमें जो है फर्स्टली हमारा हाइपर मेटाबॉलिक इफेक्ट शो होता है, जो कि इंक्रीज कर देता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन को। ठीक है, उसके बाद से मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ साथ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद से अगर दूसरे में बात करें तो इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें जो भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से हमारे इम्यून पे रिस्पॉन्स दिखता है, जो कि एक्टिवेशन हो जाती है हमारे साइटोकाइनेज में, और मतलब माइक्रोबियल इन्वेजन हो जाता है। फिर उसके बाद से इसकी वजह से जो है मतलब ऑर्गन्स के ऊपर इम्पैक्ट दिखने लगता है कि ऑर्गन मतलब फेल होने लगता है, डीरेजमेंट होने लगता है, जो कि मल्टीपल सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी, कार्डियो वेस्कुलर, मेटाबॉलिज्म, न्यूरोलॉजिकल, एड्रेनल और हेपेटिक, ये सब में प्रॉब्लम होने लगता है। फिर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आते हैं जो कि रिलीज करते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेज, और उसके बाद से डिस रेगुलेटरी होस्ट रिस्पॉन्स आता है, जो कि इन्फेक्शन अंडरलाइंग पैथोजेनिक मैकेनिज्म से हो जाता है। तो ये हमारा मतलब प्रॉपर पाथवे है। दोबारा इसको देखते हैं। तो फर्स्टली अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अटैक होता है तो हमारा जो है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करता है। ठीक है,
एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेगा। तो एंटीजन को मारने के लिए पहले वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा जिसमें जो जो भी सराउंडिंग होगा वो इन्फ्लाम हो जाएगा और फैगोसाइटिक सेल आएंगे और उनको काम करना शुरू करेंगे, जो भी इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारा ऑर्गन सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि मान लीजिए ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, ये सब हो गया। फिर उसके अगर आगे बढ़े तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है जो कि रिलीज़ हुआ है उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, जैसे रिलीज़ करेंगे हम लोग प्रो इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेज। उससे कंट्रोल नहीं होगा तो हम लोग ये रिलीज़ करेंगे। तो ये इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा, तो ये कंट्रोल ही नहीं होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये जो कि इन्फ्लामेशन शो करता है मतलब टू इन्फेक्शन इज अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी में मैकेनिज्म, इसमें मतलब इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन दिखता ही रहता है। तो ये हमारा सेप्टिक शॉक हो गया। तो अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। तो इसमें फर्स्टली है अल्टर कॉन्शियसनेस होगा, जैसे कि मतलब इसका कॉन्शियसनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। पाल्पेशन होगा, जैसे पाल्पिटेशन होगा, जैसे आप चाहो तो अपना मतलब खुद का धड़कन सुन सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। रैपिड हार्ट बीट होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ठीक है। वार्म हो जाएगा और फीजन्स होंगे और कूल पाम पाम और ये सब होंगे। रश होगा, डिस्कलरेशन होने लगेगा, ये सब मतलब साइन और सिम्टम्स होने लगेगा। फिर एंजाइटी होगी, डिजीनेस होगा, फिर ओलिगोयूरिया होगा और एनरिगोयूरिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से चेस्ट पेन होगा, ठीक है। तो ये सब हमारा जो भी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। और डायग्नोसिस की बात करें कि कैसे हम लोग इसको मतलब चेक कर सकते हैं, तो एग्जामिन के लिए हम लोग एक्सरे करा सकते हैं, यूरिन सैंपल चेक करा सकते हैं, ब्लड कल्चर को दिखा सकते हैं, फिर ये लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं और फाइनली हम लोग हेमेटोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं जिसमें ब्लड परफ्यूजन के बारे में देखते हैं। फिर मेडिकेशन की बात करें कि कैसे कैसे मेडिकेशन देंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक देंगे पहले, वो भी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग, सेफ्ट्रिजोन और एजिथ्रोमाइसिन और कुछ मेडिसिन देंगे जो कि एंटीबायोटिक में आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे जिसमें कि जो भी टिश्यूज़ होगा वो हाइपोपरफ्यूरेशन उससे फॉर्म होगा। फिर हम एंटी थ्रोम्बिक मतलब ड्रग देंगे, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग देंगे, फिर वैसोप्रेसिन देंगे जो कि मेंटेन करेगा हमारे ब्लड प्रेशर को। नर्सिंग असिस्टेंट में अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो फर्स्टली असेसमेंट करेंगे हमारे हाइपोटेंशन को, ट्रैकीपीनिया को, फिर ट्रैकीकार्डिया को, और आउटपुट उसको करेंगे। क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को भी मतलब रिकवर करने असिस्ट करने करेंगे। फिर हेपेटिक एबनॉर्मलिटी जो होगी उसको असिस्ट करेंगे। कोलैबोरेशन में जैसे कि हेल्थ केयर टीम से मतलब बातचीत करके सेप्टिक शॉक के बारे में जो भी सोर्सेस होंगे वो पता करेंगे। मॉनिटरिंग में हम लोग फूड सीवरिंग और हाइपोडाइनमिक स्टेटस फ्लूइड ये सब चेक करेंगे, जैसे कि वो सीवरिंग नहीं कर रहा है, हाइपोडाइनमिक स्टेटस क्या है, फ्लूइड इनटेक और आउटपुट जो कर रहा है न्यूट्रिशन वो क्या है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे जिसमें आईवी फ्लूइड होगा, फिर एंटीबायोटिक होगा, वैसो एक्टिव वो मेडिकेशन होगा। फिर फैमिली और जो पेशेंट है उसको एजुकेट करेंगे जो भी सेप्टिक शॉक होगा उसके बारे में। और देन फाइनली हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे जो एडमिनिस्टर किया जाएगा 1 आवर के डायग्नोसिस पे, ठीक है। और कम्युनिकेशन और
सपोर्ट करेंगे, जैसे कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और ये बातचीत करके उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास ये है कॉम्प्लिकेशंस में हमारा फर्स्ट है किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी फंक्शन फेलियर हो सकता है, फिर स्ट्रोक आ सकता है, फिर लिवर फेलियर हो सकता है। तो ये हमारा सेप्टिक शॉक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।